आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत बदल दी, बल्कि उस समय की दुनिया की सबसे ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनी का अंत भी कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के भारतीय विद्रोह की। देखिए, यह कोई मामूली सैन्य बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विशाल और विनाशकारी संघर्ष था जिसने पूरे उत्तरी भारत को हिलाकर रख दिया था। इस चर्चा में हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि ये सब कैसे और कहाँ शुरू हुआ, इसके लिए असली जिम्मेदार कौन थे और कैसे इस एक घटना के चलते लाखों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, एक सुलगती चिंगारी। दूसरा, दिल्ली तक फैली बगावत। तीसरा, घेराबंदी और क्रूर नरसंहार। चौथा, प्रतिशोधी ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई। और अंत में लाखों की मौत और निर्वासन। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एक सुलगती चिंगारी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाड़े की सेना। 1 लाख, जी हाँ, पूरे 1 लाख। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। 1897 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकाज पूरी तरह से एक बहुत बड़ी भाड़े की सेना पर टिका हुआ था। लेकिन 1842 में अफगानिस्तान में कंपनी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी अजय होने की छवि चकनाचूर हो गई। इस हार के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि केवल बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक बिना किसी युद्ध के खाली बैठे थे। अब जंग ना होने का सीधा सा मतलब था अतिरिक्त आय या लूट के मौकों का पूरी तरह खत्म हो जाना। जाहिर है, इस खालीपन और आर्थिक नुकसान ने सैनिकों के मन में एक गहरा असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इस असंतोष की असल वजह क्या थी। ब्रिटिश इतिहासकार अक्सर इस विद्रोह को महज एक अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं कि भाई ये तो सिर्फ गाय और सूअर की चर्बी वाले उन नए ली एनफील्ड कारतूसों की अफवाहों का नतीजा था। लेकिन सच कहें तो वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी और आर्थिक थी। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त बोनस के विदेशी सीमाओं पर लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सेना में पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा कि सिपाहियों के बेटों को नौकरी मिलेगी, वो भी खत्म कर दी गई थी। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा 1855 में, जब कंपनी ने अपने ही वफादार अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। वहां के शासक को गद्दी से उतार दिया गया और रातों रात 30,000 प्रशिक्षित सैनिक सड़क पर आ गए, बिल्कुल बेरोजगार। भाग 2, दिल्ली तक फैली बगावत, विद्रोह के केंद्र बिंदु। और यही वो आर्थिक और राजनीतिक हताशा थी जो जल्द ही एक भयानक और बड़े पैमाने के विद्रोह में बदल गई। ये आग जंगल की आग की तरह फैली। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी पर गोली चला दी। इसके बाद पूरी की पूरी 34वीं रेजिमेंट को बिना किसी ठोस वजह के भंग कर दिया गया। इस सामूहिक सजा ने तो जैसे आग में घी का काम किया। फिर 10 मई को मेरठ में जिन सैनिकों ने नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया, उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। बस यहीं से सब्र का बांध टूट गया। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, अधिकारियों को मार गिराया और अगली ही सुबह वो सीधे दिल्ली पहुंच गए। वहां लाल किले में घुसकर उन्होंने 86 साल के कमजोर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस पूरी बगावत का नेता बनने पर मजबूर कर दिया। भाग 3, घेराबंदी और क्रूर नरसंहार, अत्याचारों की ओर पतन। दिल्ली पर कब्जे के बाद तो गंगा के मैदानी इलाकों में शासन और कानून व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब हम इस संघर्ष के उस दौर में पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा अंधकारमय और हिंसक था। विद्रोह का सबसे संगठित और मजबूत रूप अवध में देखने को मिला। बागी सिपाहियों की एक बहुत बड़ी सेना ने अवध की राजधानी लखनऊ पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद पूरी ब्रिटिश टुकड़ी को घेर लिया। ये घेराबंदी महीनों तक चलती रही। जो भी ब्रिटिश सेना उन्हें बचाने आई, वो भी वहीं फंस कर रह गई। लेकिन इस घेराबंदी से भी कहीं ज्यादा खौफनाक घटनाएं कानपुर में इंतजार कर रही थीं। कानपुर में जो हुआ वो इंसानियत की हदें पार कर देने वाला था। सती चौरा घाट पर सुरक्षित वापसी का वादा करने के बावजूद बागियों ने ब्रिटिश जनरल व्हीलर की सेना पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जब ब्रिटिश जनरल हैवलॉक और नील अपनी सेनाओं के साथ कानपुर की तरफ खून खराबा करते हुए बढ़ रहे थे, तो पूर्व मराठा प्रमुख नाना साहिब के आदेश पर बीबी घर में कैद लगभग 200 ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जब जनरल नील वहां पहुंचा और उसने उस नरसंहार के भयानक मंजर को देखा, तो उसका प्रतिशोध भी उतना ही बर्बर था। उसने स्थानीय लोगों को बीबी घर का खून चाटने पर मजबूर किया, उनके मुंह में जबरदस्ती निषिद्ध मांस ठूसा गया और फिर उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया।
ये स्पष्ट है कि इस दौर में दोनों ही पक्षों ने अकल्पनीय और खौफनाक क्रूरता का प्रदर्शन किया। भाग 4 प्रतिशोधी ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई, दमनकारी सैन्य अभियान। कानपुर की इन घटनाओं ने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से बदले की आग में अंधा कर दिया था। इसके बाद जो ब्रिटिश अभियान चला उसका न्याय या कानून से कोई लेना देना नहीं था। उनका बस एक ही मकसद था, इतनी भयानक हिंसा करना कि पूरी आबादी खौफ के मारे घुटने टेक दे। मार्च 1858 में जब सर कॉलिन कैम्बल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर फिर से कब्जा किया तो वहां कोई नियम कानून नहीं बचा था। शहर को बुरी तरह लूटा गया। इसे उस समय ब्रिटिश सेना के सैनिकों द्वारा लूटपाट का नंगा नाच कहा गया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि खुद ब्रिटिश जनरल कैम्बल को अपनी ही सेना पर काबू पाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह को पूरी तरह कुचलने के लिए वो आखिरी और निर्णायक कदम कौन से थे। सितंबर 1857 में भारी हिंसा और लूटपाट के बीच दिल्ली को वापस जीत लिया गया। मुगल राजकुमारों को बिना किसी मुकदमे के सरेआम मार दिया गया और बूढ़े सम्राट बहादुर शाह पर राजद्रोह का ठप्पा लगाकर उन्हें हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। उधर मध्य भारत में जनरल तात्या टोपे लगातार गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन अप्रैल 1858 में उन्हें धोखा मिला और फांसी पर चढ़ा दिया गया। आखिरकार नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने माफी की घोषणा की और इसी के साथ कागजों पर इस खूनी संघर्ष का अंत हो गया। भाग 5 लाखों की मौत और निर्वासन, विनाशकारी परिणाम। 1858 में शांति की घोषणा जरूर कर दी गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर असली त्रासदी तो अब शुरू होने वाली थी। इस विद्रोह का एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। लेकिन आम जनता, उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये वो आंकड़ा है जो रोंगटे खड़े कर देता है, लाखों मौतें। संघर्ष खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का समर्थन करने वाले अनगिनत गांवों को जलाकर खाक कर दिया और उन पर इतने कठोर और दंडात्मक कर लगा दिए कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। इसके सीधे नतीजे के तौर पर 1857 से 1865 के बीच भयानक अकाल पड़े, जिनमें लाखों भारतीय नागरिकों को भूख और बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अकाल, भूखमरी और भयंकर तबाही के बीच फंसे लोगों के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपना घर, अपनी मातृभूमि हमेशा के लिए छोड़ देना। सैकड़ों हजारों भारतीयों को मजबूरी में अनुबंध पर बंधुआ मजदूर, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था, उनके रूप में औपनिवेशिक चीनी बागानों में काम करने के लिए दूसरे देशों की तरफ पलायन करना पड़ा। और इस एक पलायन ने वैश्विक जनसांख्यिकी यानी दुनिया भर के डेमोग्राफिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इन विस्थापित भारतीयों ने मीलों दूर सिंगापुर, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और गुयाना जैसी जगहों पर जाकर अपनी नई बस्तियां बसाईं। 1857 की उस भयानक त्रासदी ने अनजाने में ही सही, लेकिन दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के एक बहुत विशाल नेटवर्क की नींव रख दी थी। एक ऐसे विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है।